Hello student, today's lecture number 7 mixer. Chapter number 2 is matter around us pure. इसमें अपना प्रीवियस लेक्चर में मैंने सेपरेशंस ऑफ डिफरेंट कलर्स यूजिंग बाय द क्रोमेटोग्राफी के थ्रू डिफरेंट कलर्स को सेपरेट कैसे किया जाता वो प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको बताया था। आज अपन देखते हैं सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर की कंपोनेंट्स को अपन कैसे सेपरेट करते हैं। पॉइंट अपना है सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर आपको पता है कि होमोजेनस मिक्सर है। एयर जो एनवायरनमेंट में प्रेजेंट है इट इज द होमोजेनस मिक्सर, होमोजेनस मिक्सर because there are be compositions of air are to be fixed uniformly in the atmosphere के अंदर इसका जो कंपोजिशन है वो क्या है कि यूनिफॉर्मली प्रेजेंट है। इट मीन्स अगर एयर की बात करते हैं एटमॉस्फेयर के अंदर तो एयर का जो कंपोजिशन है लाइक जैसे मान लो मैं बात करता हूँ नाइट्रोजन N2 इसको अपन कहते हैं नाइट्रोजन। इसकी जो अमाउंट ऑफ प्रेजेंस है वो एनवायरनमेंट में 78% है। लाइक ऑक्सीजन की बात करते हैं O2 की तो इसकी प्रेजेंस है 21% और अदर जो गैसेज हैं उसकी जो प्रेजेंस है वो 1% है। इसलिए अपन ये कह सकते हैं इट इज़ द होमोजीनस मिक्सर। एयर एक होमोजीनस मिक्सर है। वो बात अलग है अगर इसके अंदर और भी अगर पोल्यूटेंट गैसेज मिक्स कर दी जाती है जैसे लाइक सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राइऑक्साइड, ये अगर गैसेज इसके अंदर अगर मिक्स कर देते हैं तो फिर वो एक हेट्रोजीनस मिक्सर हो जाता है। लेकिन अगर अपन इसकी कंपोजिशन की बात करते हैं तो एयर एक क्या है होमोजीनस मिक्सर है जिसके अंदर जो तीनों ये गैसेज है और अदर गैसेज है इनका एक यूनिफॉर्मली कंपोजिशन प्रेजेंट होते हैं। ये यूनिफॉर्मली प्रेजेंट होते हैं कि नाइट्रोजन की अमाउंट 78% है, ऑक्सीजन की अमाउंट 21% है और अदर गैसेज की अमाउंट 1% है। तो इस होमोजेनस मिक्सर के अंदर अपन कोई भी एयर का कंपोनेंट्स लाइक जैसे मान लो मेरे को ऑक्सीजन, प्योर ऑक्सीजन कैसे ऑब्टेन करना है इस नाइट्रोजन या फिर अदर गैसेज के मिक्सर में से। तो अब ये टॉपिक जो अपना है कि सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर, कि एयर के कंपोनेंट को अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं, इनको कैसे अपन एक अलग तरीके से कैसे इनको अपन अलग कर सकते हैं। क्योंकि आपको पता है कि एनवायरनमेंट में नाइट्रोजन भी है, ऑक्सीजन भी है और अदर गैसेज भी है। तो इस एनवायरनमेंट में मैं इस प्योर ऑक्सीजन को कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ या फिर प्योर हाइड्रोजन को नाइट्रोजन को कैसे ऑब्टेन कर सकता हूँ। तो ये जो मेथड है ये एक सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर एक डायग्रामेटिकली इसको बताया गया है। क्योंकि एयर के अंदर वेरियस टाइप्स ऑफ गैसेज प्रेजेंट होती है तो उसको अपन कैसे सेपरेट कर सकते हैं। सो मैं ये कह सकता हूँ इट इज़ द बेस्ड ऑन बॉइलिंग पॉइंट। ये जो गैसेज है ये एक सेपरेट कर सकते हैं बेस्ड ऑन दियर बॉइलिंग पॉइंट, कि गैसेज के बॉइलिंग पॉइंट दियर बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करता है। गैसेज उनके बॉइलिंग पॉइंट पर डिपेंड करती है। इट मीन्स जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होगा वो जल्दी वार्म अप हो जाएगी और जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा उसको थोड़ा टाइम लगेगा वार्म अप होने में। ऊपर हल्का होकर ऊपर उठने में थोड़ा टाइम लगेगा। एक तरह से ये जो प्रोसीजर है जिसके अंदर अपन इनका सेपरेशन किया जाता है ये एक तरह से फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर ही है। इसका जो प्रोसीजर है उसको अपन एक तरह से ये मान सकते हैं इट इज़ फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर है जिसके अंदर सेम बॉइलिंग पॉइंट के डिपेंड पर अपन गैसेस के मिक्सर को डिफरेंस कर सकते हैं। जैसे आपने फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन पढ़ा जिसके अंदर कोई भी दो मिक्सर होते हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होता है। तो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले वार्म अप हो जाता है, पहले इजीली वेपोरेट हो जाता है। उसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बाद में इवापोरेट होता है। तो ऐसे सेम ये फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन से प्रोसीजर है। जैसे पेट्रोलियम के जितने भी प्रोडक्ट हैं जैसे लाइक कोल तार, पेट्रोल गैस जो 8th क्लास में अपन पढ़ चुके हैं, कोल तार, कोल गैस, पेट्रोलियम गैस, LPG, इनको कैसे अपन सेपरेट कर सकते हैं। ये एक
फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर से अपन इनको सेपरेट कर सकते हैं कि 8th क्लास में आपने पढ़ा है कि फ्रैक्शनल कॉलम जिसमें यूज़ किया जाता है, फिर इसको क्या किया जाता है, हीटेड किया जाता है, जिससे जितने भी गैसेज हैं वो पहले अपराइज होती है, लाइक एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, क्योंकि उसका बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कम होता है, तो वो पहले अपराइज होती है। वो सबसे लास्ट के अंदर जो आपने 8th क्लास में पढ़ा है कि रेसिड्यूअल बचता है, उस बॉटम के अंदर सबसे लास्ट में क्या बचता है, रेसिड्यूअल, इट मीन्स कोल तार बचता है। तो इसका मतलब ये एक तरह से डिपेंड किसके ऊपर है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के ऊपर है, डिपेंड है। अब एक डायग्रामेटिकली फॉर्म में इसको अपन कैसे समझ सकते हैं कि हम इन गैसेज के मिक्सर में से कैसे एक प्योर गैस ऑब्टेन कर सकते हैं। ये जो फिगर आपके सामने है इसमें आपको लिक्विड ऑक्सीजन का सेपरेशन मिल रहा है, प्योर लिक्विड ऑक्सीजन, इट मीन्स जो गैसेज का मिक्सर है उसके अंदर अपने को प्योर लिक्विड ऑक्सीजन ऑब्टेन करनी है। सो हाउ वी कैन बी सेपरेट द लिक्विड ऑक्सीजन फ्रॉम दीज गैसेज मिक्सर, इन गैसेज के मिक्सर में इससे लिक्विड ऑक्सीजन को अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं कि सबसे पहले क्या करते हैं, ये जितनी भी गैसेज का मिक्सर है, गैसेज का जो मिक्सर है, इस गैसेज के मिक्सर को अपन किस में पास करते हैं, पिस्टन के अंदर। ये जो स्ट्रक्चर है एक तरह से पिस्टन है, इसको अपन मान सकते हैं कि ये पिस्टन है। तो जो भी गैसेज आएगी, लाइक गैसेज का मिक्सर, ऑक्सीजन भी आएगी इसके अंदर, नाइट्रोजन भी आएगी, या अदर गैसेज भी इसके अंदर प्रेजेंट भी होएगी। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन या फिर अदर गैसेज जो है, आर्गन, लाइक आर्गन, कार्बन डाइऑक्साइड, जो गैसेज हैं उनमें अब इस प्योरीफाइड ऑक्सीजन, इस ऑक्सीजन को कैसे अपन प्योर्ड ऑब्टेन कर सकते हैं, कैसे लिक्विड ऑक्सीजन अपन ऑब्टेन कर सकते हो। ये जितनी भी गैसेज हैं उनके मिक्सर को एक पिस्टन के अंदर पास आउट किया जाता है। अब मैंने आपको बताया कि इस पिस्टन में जैसे इसको पास करते हैं तो सबसे फर्स्ट जो प्रोसीजर यहाँ अप्लाइड की जाती है, यहाँ पर क्या किया जाता है, इंक्रीजिंग द प्रेशर को क्या किया जाता है, इंक्रीजिंग किया जाता है। यहाँ पर सबसे फर्स्ट कंडीशन में ये जितनी भी गैसेज का मिक्सर इसके अंदर पास होएगा तो ये जो लगे इनको कहते हैं अपन पिस्टन। तो पिस्टन की हेल्प से क्या किया जाता है, इन गैसेज के मिक्सर के ऊपर क्या किया जाता है, प्रेशर लगाया जाता है, इंक्रीजिंग द प्रेशर, इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। इनको एक लिक्विफाइड में लाने के लिए इसके ऊपर एक फोर्स एक्सर्ट किया जाता है, इट मीन्स ताकि ये लिक्विफाइड स्टेट के अंदर आ सके, इसको गैसेज से लिक्विड स्टेट में लाने का एफर्ट किया जाता है। तो सबसे पहले पिस्टन के अंदर जितनी भी गैसेज हैं उनके मिक्सर को इसके अंदर पास किया जाता है, और ये जो पिस्टन है ये दोनों साइडों में इस पिस्टन की हेल्प से इसको क्या किया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है। अब जैसे इसके प्रेशर को इंक्रीज किया जाता है, ये गैसेज कहाँ पास होती है, इधर ये जो एक तरह से स्ट्रक्चर बन रही है इसको बोलते हैं अपन कंडेंसर, जो आप प्रीवियस लेक्चर में भी पढ़ चुके हो। कंडेंसर के अंदर इसको पास आउट किया जाता है। अब कंडेंसर में क्या होता है, यहाँ पर ये जितनी भी गैसेज आएगी, गैसेज की जो पार्टिकल है, गैसेज पार्टिकल, तो इन गैसेज पार्टिकल्स को कंडेंसर से क्या किया जाता है, लिक्विफाइड स्टेट में लाया जाता है। इट मीन्स इसके टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर फर्स्ट प्रोसीजर में मैंने आपको बताया इंक्रीजिंग द टेम्परेचर, लेकिन यहाँ पर कंडेंसर के अंदर क्या किया जाता है, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर, डिक्रीजिंग द टेम्परेचर को क्या किया जाता है, डिक्रीज। तो पहले प्रेशर को इंक्रीज कर दिया, फिर टेम्परेचर को क्या कर दिया, डिक्रीज। इट मीन्स यहाँ से क्या करते हैं, ये जो एक तरह से ट्यूबुलर स्ट्रक्चर है, ये एक कोइल्ड पार्ट है इस कंडेंसर के अंदर। तो इस कोइल्ड पार्ट से यहाँ से क्या किया जाता है, कोल्ड वाटर इसमें पास आउट किया जाता है। ये कोल्ड वाटर इसके अंदर पास आउट, और यहाँ से वाटर बाहर की तरफ निकलता है। तो ये कोल्ड वाटर क्या होता है, ये जितनी भी गैसेज का मिक्सर है, इस गैसेज के मिक्सर को क्या कर देता है, टेम्परेचर को डिक्रीज कर देता है, क्योंकि यहाँ से क्या कर दिया, कोल्ड वाटर, फ्रीजिंग कोल्ड वाटर को, फ्रीज से निकाला हुआ कोल्ड वाटर इसके अंदर पास किया जाता है, ताकि जितनी भी गैसेज जिनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट हो रहा था वो लिक्विड स्टेट के अंदर आ सके। क्योंकि यहाँ पर क्या करते हैं, टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। तो यहाँ पर इसके टेम्परेचर को डिक्रीज करके इनको लिक्विफाइड स्टेट के अंदर लाया जाता है। फिर ये कोल्ड कंप्रेसर से ये जो गैसेज हैं जो लिक्विफाइड स्टेट के अंदर आ रही है, इन गैसेज को इस सेपरेटर से पास आउट किया जाता है। ये जो सेपरेटर होता है जिसके अंदर गैसेज को सेपरेट किया जा सकता है, अलग अलग गैसेज को अलग अलग तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। तो यहाँ से सेपरेटर के अंदर इसको पास आउट किया जाता है, और यहाँ से ये जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस है वो सेपरेट से
बाहर निकाल लेती है। सेपरेटर से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को बाहर निकाल लिया जाता है। रिमूव द कार्बन डाइऑक्साइड एज द ड्राई आइस, इसको अपन ड्राई आइस की अगर कार्बन डाइऑक्साइड को लिक्विड स्टेट के अंदर ला दिया जाता है प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करके, तो वो जो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है उसको अपन कहते हैं ड्राई आइस। तो ड्राई आइस को यहाँ से सेपरेटर से सेपरेट कर लिया जाता है। इट मीन्स यहाँ से तो कार्बन डाइऑक्साइड का सेपरेशन हो गया। अब क्या करते हैं, गैसेस के मिक्सर को आगे की तरफ पास करते हैं, जो थोड़ा लिक्विफाइड स्टेट के अंदर आ गई है, थोड़ा सा लिक्विड स्टेट में वो गैसेज आ गई है। फिर यहाँ से ये जो एक्सपेंशन जेट है, ये एक्सपेंशन जेट के थ्रू इसके ऊपर फोर्स एक्सर्ट किया जाता है। ये जो दे रखा है इसको अपन कहते हैं एक्सपेंशन जेट। तो एक्सपेंशन जेट के थ्रू ये जो गैसेज का मिक्सर है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो यहाँ से क्या कर ली गई है, रिमूव कर ली गई है, और अदर जो गैसेज है इनके ऊपर एक्सपेंशन जेट की हेल्प से क्या करते हैं, इनको आगे की तरफ फोर्स एक्सर्ट करके आगे की तरफ इनको फ्लो किया जाता है। अब यहाँ पर ये जो एक इम्पोर्टेंट है फ्रैक्शनल कॉलम, ये अपने पास मिल रहा है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम। यहाँ पर डिस्टिलेशन प्रोसीजर जो आपको प्रीवियस लेक्चर में बताई जा चुकी है कि इसको क्या किया जाता है, वार्म अप किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीटेड किया जाता है। तो अब ये आपको पता है कि गैसेज का जो मिक्सर अपने पास आया है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर, वो थोड़ा सा लिक्विड स्टेट के अंदर है, और लिक्विड स्टेट में होने के बाद में यहाँ पर इसको फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन में वार्म अप किया जाता है। इट मीन्स इसके अंदर इसको थोड़ा सा हीटेड किया जाता है, गर्म किया जाता है। जैसे इसको हीटेड किया जाता है तो ये जो गैसेज हैं इनके बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है कि जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो पहले ऊपर की तरफ उड़ जाती है, अपराइज हो जाती है, जिसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है वो बाद में अपराइज होती है, ठीक है ना। और यहाँ पर अगर अब इनकी बात करते हो नाइट्रोजन, आर्गन और ये ऑक्सीजन, तो ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट तो सबसे कम होता है। इट मीन्स सबसे कम जिसका बॉइलिंग पॉइंट होता है वो इजीली क्या हो जाती है, वेपराइज। इट मीन्स ऑक्सीजन का बॉइलिंग पॉइंट यहाँ पर सबसे ज़्यादा होता है। इसका मतलब उसको एक तरह से गैसेस स्टेट में लाने के लिए ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए। तो यहाँ से अपन एक तरह से इसको सेपरेट, तो ऐसे अपन इनको क्या कर सकते हैं, सेपरेट। तो यहाँ से नाइट्रोजन, आर्गन और ये ऑक्सीजन की अगर बात करते हैं अपन, तो सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नाइट्रोजन का होता है। इसका मतलब जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है वो इजीली वार्म अप हो जाती है, ऊपर उठ जाती है। फिर इसके बाद में आर्गन का बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। सबसे लास्ट के अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो ऑक्सीजन का सबसे ज़्यादा होता है। तो अब ये ऑक्सीजन आगे पास हो करके एक लिक्विड स्टेट के अंदर अपने को ऑब्टेन हो जाती है। तो यहाँ से नाइट्रोजन, आर्गन और ऑक्सीजन इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। और इसी प्रोसीजर को इन तीनों के बॉइलिंग पॉइंट में डिफरेंस होने के रीजन से इनको सेपरेट करने की जो प्रोसीजर उसी को अपन कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसीजर। तो यहाँ से अपन ने एक प्योर लिक्विड ऑक्सीजन ऑब्टेन कर ली। तो अब यहाँ से अपन ये देख सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड को अपन ने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया, नाइट्रोजन और आर्गन को अपन ने यहाँ से ऑब्टेन कर लिया, और ऑक्सीजन को लिक्विड फॉर्म में यहाँ से ऑब्टेन कर लिया। सो इट इज द सेपरेशंस ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। ऐसे अपन एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट कर सकते हैं, क्योंकि एयर एक होमोजेनस मिक्सर है, और अगर इसके अंदर और अदर गैसेज, पॉल्यूटेंट गैसेज अगर इसके अंदर मिक्स हो जाती है तो वो हेट्रोजेनस मिक्सर के अंदर काउंट किया जाता है। तो अब एक प्रोसीजर को एक बार और बता देता हूँ कि सबसे पहले गैसेज का जो मिक्सर है, जितनी भी गैसेज है, नाइट्रोजन, आर्गन या कार्बन डाइऑक्साइड या ऑक्सीजन, उन गैसेज के मिक्सर को इसके अंदर पास आउट किया जाता है। पास आउट करने के बाद में अंडर द प्रेशर, इस पिस्टन से इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है। तो जैसे इनके ऊपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाता है ये गैसेज आगे पास आउट होती हैं, क्योंकि इसको लिक्विफाइड स्टेट के अंदर लाना जरूरी, इनके पार्टिकल को पास में लाना जरूरी होता है। फिर इसके बाद में इन गैसेज के मिक्सर को किस में पास आउट किया जाता है, कंडेंसर के अंदर पास आउट किया जाता है, जहां पर इनको लिक्विफाइड स्टेट के अंदर लाया जाता है। इनके पार्टिकल को पास में ला करके एक लिक्विड स्टेट में, जैसे अपन एलपीजी सिलेंडर की बात करते हैं, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस जो होती है उसके अंदर सेम यही प्रोसीजर अप्लाइड की जाती है कि ऊपर से पिस्टन से प्रेशर से इंक्रीज किया जाता है और टेम्परेचर को डिक्रीज करके उन एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस, हालांकि वो पेट्रोलियम गैस होती है लेकिन उनके पार्टिकल को पास ला दिया जाता है, प्रेशर को इंक्रीज करके और टेम्परेचर को डिक्रीज करते हैं। तो सेम प्रोसीजर यहाँ अप्लाई की जाती है कि यहाँ पर तो प्रेशर इंक्रीज किया जाता है और यहाँ पर फ्रीजिंग कोल्ड वाटर पास आउट करके इसके टेम्परेचर, गैसेस के जो मिक्सर है इनके टेम्परेचर को डिक्रीज किया जाता है। फिर इसको पास आउट किया जाता है सेपरेटर में। सेपरेटर में मैंने आपको बताया कि यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड गैस को ड्राई आइस के फॉर्म में बाहर निकाल लिया जाता है। इसके बाद में
इसको आगे ट्रेवल करवाया जाता है, आगे पास आउट किया जाता है और इसको पास आउट किया जाता है एक्सपेंशन जेड। एक्सपेंशन जेड क्या करता है, अपने फोर्स से इनको आगे की तरफ है फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम के अंदर है सेंड करता है गैसेस के मिक्सर को जो एक लिक्विफाइड स्टेट में है। फिर इसको क्या किया जाता है, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कॉलम में वार्म अप किया जाता है, गर्म किया जाता है, हीटेड किया जाता है। हीटेड करने के बाद में इनकी बॉइलिंग पॉइंट में क्या होता है, डिफरेंस होता है। सबसे कम जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो नाइट्रोजन का होता है, फिर आर्गन का होता है, फिर ऑक्सीजन का। तो नाइट्रोजन का बॉइलिंग पॉइंट कम होने से ये इजिली वार्म अप हो जाती है, ठीक है ना। इजिली वार्म अप हो गई तो इसका मतलब ये नाइट्रोजन यहाँ से पास आउट हो गई, ये नाइट्रोजन इस कॉलम से बाहर निकल गई, फिर इस कॉलम से आर्गन पास आउट हो गई और ये जो ऑक्सीजन थी वो लिक्विड स्टेट के अंदर इसे राउंड बॉटम फ्लास्क के अंदर अपन ने प्योर्ड ऑक्सीजन ऑब्टेन कर ली। सो दैट इज द सेपरेशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ एयर। ये एयर के कंपोनेंट्स को सेपरेट करने का मेथड जिसको अपन कहते हैं फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन प्रोसेस। सो टेक द स्क्रीनशॉट। नेक्स्ट प्रोसेस है सेपरेशंस बाय द क्रिस्टलाइजेशंस। क्रिस्टलाइजेशंस मीन्स क्या होता है, रिमूव द वाटर मॉलिक्यूल ऑफ इन एनी कंपाउंड एंड ऑब्टेन इट्स सॉलिड स्टेट इन फॉर्म ऑफ क्रिस्टल। कि किसी भी कंपाउंड में से वाटर मॉलिक्यूल को रिमूव करके उसको इसके सॉलिड क्रिस्टल के फॉर्म में ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशन। तो क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर के अंदर अपन क्या करते हैं कि जितने भी कंपाउंड होते हैं उनको एक एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर से अपन सेपरेट कर सकते हैं वाटर मॉलिक्यूल्स को रिमूव करके। और वो रिमूव किससे किया जा सकता है, इवापोरेशंस या उसको हीटिंग करके। तो जैसे मान लो एग्जांपल के फॉर्म में कि जैसे मान लो मैंने 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया सॉलिड के फॉर्म में, 5 ग्राम कॉपर सल्फेट लिया। इस 5 ग्राम कॉपर सल्फेट को मैंने क्या लिया, एक चाइना डिस्क ली, इस चाइना डिस्क के अंदर ये 5 ग्राम कॉपर सल्फेट ऐड कर दूं, कॉपर सल्फेट CuSO4। तो अब इसके अंदर कुछ अमाउंट के अंदर वाटर डिसोल्व कर दें तो एक तरह से ये अपने को जो मिलेगा वो सॉल्यूशंस मिलेगा। तो यहाँ से इस सॉल्यूशंस के अंदर कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अपन कैसे ऑब्टेन कर सकते हैं, इसको डिसोल्व करने के बाद में इसको ऐसे कैसे अनडिस्टर्ब्ड रखते हैं या फिर पहले इसका क्या करते हैं, कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस को लेकर के फिल्टर करते हैं ताकि इसकी बाकी जो इम्प्योरिटीज़ है वो रिमूव हो जाए। फिर क्या करते हैं, इसको इस चाइना डिस्क के अंदर ऐसे कैसे अनडिस्टर्ब्ड अपन रखते हैं कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशंस को। अब इसमें से क्या होता है कि वाटर मॉलिक्यूल क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। इसको क्या कर देते हैं अपन, फिल्टर पेपर से कवर कर देते हैं। तो जितने भी वाटर मॉलिक्यूल हो जाते हैं वो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं। फिर इसके बाद में इसको फिल्टर पेपर से कवर कर देते हैं। तो वाटर मॉलिक्यूल का तो क्या होगा, इवापोरेट। ये तो इवापोरेट हो गए, ये तो अपराइज हो गए हीटेड होकर के, या इसको गर्म किया जाए तो भी ये इवापोरेट होंगे या फिर अनडिस्टर्ब्ड जैसे अपन इसको रखेंगे तो भी ये वाटर मॉलिक्यूल क्या होंगे, इवापोरेट हो जाएंगे। अब जो रेसिड्यूअल बच रहा अपने पास वो क्या बच रहा है, कॉपर सल्फेट। तो यहाँ पर अपने को जो मिलेंगे पार्टिकल्स वो किसके मिलेंगे, कॉपर सल्फेट पार्टिकल्स। द क्रिस्टल ऑफ कॉपर सल्फेट, क्रिस्टल कॉपर सल्फेट के क्रिस्टल अपने को मिलेंगे। इसी प्रोसीजर को अपन क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशंस। तो क्रिस्टलाइजेशन वो प्रोसीजर है जिसके अंदर कोई भी सॉल्यूशंस होता है उसमें से वाटर मॉलिक्यूल को इवापोरेट प्रोसीजर से रिमूव करके उसको एक क्रिस्टल फॉर्म में, सॉलिड फॉर्म में क्रिस्टल के फॉर्म में यानी टुकड़ों के फॉर्म में ऑब्टेन करना क्या कहलाता है, क्रिस्टलाइजेशंस। तो क्रिस्टलाइजेशन में ऐसे अपन कॉपर सल्फेट को उसके सॉल्यूशन में से, इट मींस वाटर में से रिमूव कर सकते हैं, उसके क्रिस्टल को अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। इट इज द टेक्निक टू रिमूविंग द वाटर मॉलिक्यूल एंड ऑब्टेन द सब्सटेंस इन सॉलिड फॉर्म एज ए क्रिस्टल फॉर्म। कि क्रिस्टल फॉर्म में अपन इसके सॉलिड सब्सटेंस अपने को ऑब्टेन हो सकते हैं। अब इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं कि इस क्रिस्टलाइजेशंस का यूजेज या एप्लीकेशंस किस में होता है, ये किस काम में आते हैं। तो अगर अपन इसके एप्लीकेशंस की बात करते हैं, एप्लीकेशंस मीन्स यूजेज, और यूजेज की बात करते हैं तो अपन ये देख सकते हैं, ऑब्टेन द साल्ट ऑफ सोडियम क्लोराइड या कोई भी साल्ट है, ऑब्टेन द साल्ट फ्रॉम द साल्टी वाटर, साल्टी वाटर। कि साल्टी वाटर से
अपने को एक सॉलिड साल्ट के क्रिस्टल ऑब्टेन करना है, तो सेम क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर अप्लाइड कर सकते हैं। यहाँ से क्या होता है कि जब साल्टी सॉल्यूशंस होता है, जैसे समुद्र के किनारे साल्टी सॉल्यूशंस होता है, तो जो भी साल्टी सॉल्यूशंस होता है उससे पर्टिकुलर जगह में क्या किया जाता है, उस वाटर को एक कलेक्टेड कर लिया जाता है, किसी भी वेसल के अंदर कलेक्टेड कर लिया जाता है, और कलेक्टेड करने के बाद में उसमें जो वाटर मॉलिक्यूल होते हैं, वाटर के जो पार्टिकल होते हैं वो तो क्या हो जाते हैं, इवापोरेट हो जाते हैं, और जो पार्टिकल मिलते हैं वो साल्ट के हैं, सॉलिड पार्टिकल मिलते हैं। तो ऐसे इसका एक क्रिस्टलाइजेशन प्रोसीजर से इसका एक एप्लीकेशन से यूज है। या फिर एलएम जिसको अपन कहते हैं फिट करी, कि किसी भी सॉल्यूशन में से मेरे को प्योर फिट करी ऑब्टेन करना है, एलएम ऑब्टेन करना है, जिसको अपन फिट करी कहते हैं। एलएम जिसका फॉर्मूला होता है K2SO4 Al2SO4 का होल थ्राइस, Al2SO4 का होल थ्राइस .24H2। तो ये इसके पास क्या होता है, इसका फॉर्मूला होता है। इसमें अब एलम में से वाटर मॉलिक्यूल्स को क्या किया जाता है, रिमूव किया जाता है, और रिमूव करने के बाद में सॉलिड क्रिस्टल फॉर्म में इस एलम को ऑब्टेन कर लिया जाता है। सो दैट इज द क्रिस्टलाइजेशन टू रिमूव ऑफ द सॉलिड पार्टिकल्स इस क्रिस्टल फॉर्म फ्रॉम द इट्स सॉल्यूशंस। ये एक क्रिस्टलाइजेशन टेक्निक है। नेक्स्ट बात करते हैं फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। किसी भी सब्सटेंस में दो तरह का चेंजेस हो सकता है, फिजिकल और केमिकल चेंजेस। फर्स्ट अगर अपन बात करते हैं फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस वो चेंजेस होता है जिसके अंदर ओनली उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजेस आता है, उसकी ओनली फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजेस आता है। नो न्यू सब्सटेंस आर बी फॉर्म्ड, कि ओनली उसकी फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजेस आता है। कोई भी कंपाउंड हो, कोई भी मिक्सर हो, उसकी फिजिकल स्टेट में चेंजेस आता है, उसकी कोई केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता, कोई नया सब्सटेंस नहीं बनता। उसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। तो डिफाइन अपनी क्या बनती है, द चेंज of any compound in its physical state। द चेंज ऑफ एनी कंपाउंड इन इट्स फिजिकल स्टेट में चेंजेज आता है, एंड नॉट चेंज इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, इट्स केमिकल कंपोजिशन या केमिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल कंपोजिशन इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस, जिसे अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। ओनली फिजिकल स्टेट के अंदर चेंजेस आता है, उसकी केमिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंजेस। लाइक एग्जांपल के फॉर्म में अपन इसको देख सकते हैं। जैसे अगर मैं वाटर की बात करता हूं, तो वाटर की तीन स्टेट होते हैं, लिक्विड, सॉलिड और गैसेस स्टेट। गैसेस इसकी वेपर स्टेट होती है। तो अगर वाटर की बात करते हैं तो वाटर की तीन स्टेट होती हैं, सॉलिड, जैसे आइस सॉलिड स्टेट में, लिक्विड जैसे खुद वाटर H2O, और गैस स्टेट की बात करते हैं जिसको वेपर स्टेट कहते हैं, वेपर स्टेट। तो इसकी तीन स्टेट होती है। इसका मतलब ये सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो सकता है टेम्परेचर बढ़ा करके, और लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो सकता है। तो अगर मैं ये बात करता हूँ आइस, तो आइस के अंदर भी वाटर ही प्रेजेंट है, लिक्विड स्टेट में भी वाटर ही, और गैस वेपर स्टेट जिसको अपन कहते हैं वेपर स्टेट, इसमें भी वाटर ही प्रेजेंट है। इसका मतलब वाटर, वाटर और वाटर। तो तीनों स्टेट, सॉलिड, लिक्विड और गैस, इट मीन्स वेपर स्टेट, इन तीनों स्टेट की ओनली फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है। यहाँ पर ओनली वाटर की फिजिकल स्टेट सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो रहा है, और लिक्विड से गैसेस स्टेट के अंदर कन्वर्ट हो रहा है। तो मैं ये कह सकता हूँ कि आइस से ये एक तरह से H2O में कन्वर्ट हो सकता है वाटर के अंदर,
और वाटर से ये वेपोर के अंदर या जिसको अपन कहते हैं गैस के अंदर ये कन्वर्ट हो सकता है। तो आपको ये पता है आइस में भी H2O है, वाटर में भी क्या प्रेजेंट है, H2O प्रेजेंट है, और वेपोर या गैस जो है उसके अंदर भी H2। तो ये इसका इंटर कन्वर्जन हो गया है कि आइस से वाटर, वाटर से वाटर वेपोर बन रही है, वाटर वेपोर से वापस से वाटर ऑब्टेन कर सकते हैं, टेम्परेचर डिक्रीज कर दिए, फिर टेम्परेचर डिक्रीज करके आइस ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ओनली इसकी फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है, केमिकल स्टेट चेंज नहीं हो रही, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन चेंज नहीं हो रहा। इट मीन्स इसमें जो एलिमेंट हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, ये एलिमेंट दोनों सेम है, कोई नया कंपाउंड नहीं बन रहा, इसके अंदर ना कोई नया कंपाउंड बन सकता। सेम वाटर है तो वाटर ही इसके अंदर प्रेजेंट रहेगा। तो इस चेंजेस को अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज, जिसको अपन क्या कहते हैं, फिजिकल चेंज। नेक्स्ट है इसके अंदर अगर अपन देखें तो इनिशियली प्रोडक्ट अपन वापस से ऑब्टेन कर सकते हैं कि आइस से वाटर, वाटर से वेपोर, वेपोर से वाटर, वापस से आइस ऑब्टेन कर सकते हैं। इट मीन्स इनिशियली सब्सटेंस वापस से अपन इसमें ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये हुआ फिजिकल चेंजेस। नेक्स्ट अगर अपन बात करते हैं केमिकल चेंजेस, केमिकल चेंजेस की बात करते तो द चेंज ऑफ एनी कंपाउंड इन इट्स केमिकल प्रॉपर्टीज, नॉट अ फिजिकल प्रॉपर्टीज, द चेंज ऑफ एनी कंपाउंड इन इट्स केमिकल properties and not change in physical properties, and not change its physical properties। केवल केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंज आता, फिजिकल प्रॉपर्टीज में कोई चेंजेस नहीं आता। इसका जस्ट अपोजिट होता है, जिसको अपन क्या कहते हैं, इज कॉल्ड फिजिकल चेंजेस। केमिकल चेंजेस इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस, इज कॉल्ड केमिकल चेंजेस। लाइक जैसे मान लो एग्जांपल की बात करता हूँ, ओनली इसकी केमिकल कंपोजिशन के अंदर चेंजेस आता है, फिजिकल कंपोजिशन में कोई चेंजेस नहीं आता। लाइक जैसे एग्जांपल की बात करता हूँ, कंबस्टन ऑफ एग्जांपल, कंबस्टन ऑफ कोल, ऑफ कोल, कोयले का कंबस्टन, ब्रेक डाउन होना, कोयले को ऑक्सीजन के प्रेजेंस में हीटेड करना। तो कंबस्टन ऑफ कोल के अंदर कार्बन प्लस ऑक्सीजन तो बनेगा क्या, कार्बन डाइऑक्साइड। तो ये कंबस्टन हो रहा है यहाँ पर। तो अब यहाँ पर नया सब्सटेंस बन सकता है, इसमें कोई नया सब्सटेंस नहीं होता है, वाटर 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 प्रेजेंट होता है, इसमें कार्बन और ऑक्सीजन दोनों मिलकर के क्या बना रहे हैं, कार्बन डाइऑक्साइड। तो एक तरह से क्या हो रहा है, कंबस्टन ऑफ कोल, इट मीन्स जिसके अंदर ओनली केमिकल चेंजेज आ रहे हैं। तो इसका मतलब है एक नया सब्सटेंस इसके अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है, नया सब्सटेंस इसके अंदर क्या हो रहा है, बन रहा है। तो ये एक तरह से केमिकल चेंजेज है, जिसके अंदर केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर चेंजेज आते हैं। और नया सब्सटेंस इसके अंदर क्या होता है, बनता है, न्यू सब्सटेंस आर बी टू बी फॉर्म्ड। वी कैन नॉट ऑब्टेन रिवर्स द रिएक्टेंट, वापस से कार्बन डाइऑक्साइड से कार्बन और ऑक्सीजन अपन इसमें ऑब्टेन कर सकते नहीं है। एक द चेंजेज एनी कंपाउंड ऑफ द केमिकल प्रॉपर्टीज नॉट चेंज इन फिजिकल, हाँ ये एक बार इसको रिमूव कर देते, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। द चेंज ऑफ एनी कंपाउंड इट्स केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टी चेंज हो सकती है। कार्बन प्लस ऑक्सीजन, ये कार्बन डाइऑक्साइड, अब ये कार्बन किस स्टेट के अंदर है, सॉलिड स्टेट के अंदर है, ये किस स्टेट के अंदर है, गैस स्टेट के अंदर है, और ये कार्बन डाइऑक्साइड ये भी किस स्टेट में, गैस। तो इंटरकन्वर्जेशन हो सकता है स्टेट का, बट केमिकल चेंजेज जिसके अंदर ओनली केमिकल चेंजेज आता है। न्यू सब्सटेंस आर टू बी फॉर्म्ड, नया सब्सटेंस इसके अंदर क्या बनता है, नया सब्सटेंस इसके अंदर बनता है। अब इस न्यू सब्सटेंस से अपन इनिशियली रिएक्टेंट ऑब्टेन नहीं कर सकते, कुछ कंडीशंस के अंदर इनिशियली रिएक्टेंट की वापस से जो अपन ने लिया है वो वापस से अपन ऑब्टेन कर सकते हैं। सो दीज आर द केमिकल एंड
physical changes. Next we will discuss in next lecture. Thank you.